Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello and welcome to Maheshan IAS digital platform. The most awaited topic which I am going to discuss today, जिसका आपसे बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मैंने आपको बोला भी था कई बार कि I will come up with a topic called geopolitics, India's interest into permanent seat in National United Nations Security Council UNSC. और वहां पर वीटो की बात हो रही थी, जो आपने सुने होंगे P5 यानी 5 पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पर 5 लोग परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 लोग वहां पर नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनकी कुर्सियां बदलती रहती हैं हर 2 साल के ऊपर। दोस्तों, भारत ने अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया, कैसे यह सिद्ध किया कि अब वो इस परमानेंट सीट का हकदार है। और उसने कई बार यह ट्राई किया, लेकिन कॉफी क्लब बना हुआ है, जैसे पाकिस्तान, टर्की, चाइना, ये कॉफी क्लब में 8-7 कंट्री हैं, ये आपस में बैठती हैं चाय पर, और फिर उनमें एक आदमी है जिस पर वीटो है, वो जाकर वीटो दबा देता है और भारत का वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। भारत ने यही बदलने के लिए एक कवायद रखी है और अपने आप को इस बार थोड़ा सा दिखाया है यूनाइटेड नेशंस में, चाहे वो जनरल असेंबली हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हो। आप बढ़ते हुए वर्चस्व का पूरे विश्व के अंदर आप मना नहीं कर सकते कि भारत का वर्चस्व नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, बस यही डर है किसके पास? अमेरिका के पास, चाइना के पास, उन तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जिन्होंने पूरे जीवन कई कई सदियों तक अपने हाथ में सत्ताएं रखी हैं, और अब वो इस भूमि को उठता हुआ देखकर डर रहे हैं। और आपको पता है कि छोटी मोटी चीजें, जैसे कोई बड़ा पेड़ हो गया, कोई बड़ी इमारत बना दी, उनसे आदमी को खौफ लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जब सूर्य उगता है तो चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, उसको उगने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भारत सूर्य है। मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरे क्रोनोलॉजी वाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक वो घटना कि कैसे भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को एक मजबूत दावेदार पेश किया, कैसे 150 देश भारत के बगल में खड़े हो गए और एक धोखेबाज पीछे से टांग अड़ा गया। एक धोखेबाज, खैर उसका भी इलाज हमने बांध दिया है दोस्तों, वो बिल्कुल खात्मे के कगार पर है और उसी को सबसे बड़ा डर भी हमसे है। मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 से 7 मिनट में सारा का सारा हिसाब यही हो जाएगा इस बोर्ड पर, बस थोड़ी देर अपना ध्यान केंद्रित रखना। मैं क्या लिख रहा हूं यहां? इंडिया लीडिंग द ग्लोबल साउथ। सबसे पहले तो मैंने ये जो वर्ड लिखा है वो आपको आना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है दोस्तों? नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पेच फंसेगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस देश की बढ़ती हुई किसको? वैल्यू को, इस देश की बढ़ती हुई वैल्यू को, बढ़ते हुए सम्मान को, बढ़ती हुई कद्दावर छवि को आप भुला नहीं सकते, आप नकार भी नहीं सकते। यह सच बात है। किस बात से पूरा विश्व डरा हुआ है? इस बात से पूरा विश्व डरा हुआ है, देख लीजिए, क्योंकि एक घोषणा करी गई है किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा करी गई है कि अगर वो सीरियस होकर एक शब्द अगर रात के 8 बजे कुछ कह देता है टीवी पर आकर, तो पूरा समूचा देश, छोटे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक वो काम करने लगता है। चाहे वो कोविड-19 में एक दूसरे का साथ देना हो, थाली बजाना हो, ताली बजाना हो, दोस्तों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे भारत का एक एक बच्चा एकजुट हो जाना हो, हर व्यक्ति सर से लेकर पैर तक कान बनकर उसकी बात सुनता है। ऐसे लीडर ने एक घोषणा करी कि वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन इन 2047। क्यों? क्योंकि यहां हम शताब्दी मनाएंगे, 100 वर्ष मनाएंगे अपने देश की आजादी के, और 100 वर्ष के बाद भी अगर हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने इतना नहीं किया देश के अंदर कि हम अब विकसित हो सकें, तो समझ लीजिए कि लीडरों ने अपने ही लिए काम किया था, देश के लिए किया नहीं। अब यह लक्ष्य निर्धारित है और इसके बढ़ते हुए रफ्तार को देखकर कई देश चिंतित हैं। दोस्तों, आपको एक हल्का सा नजरिया दिखा देता हूं। यह भारत कहना क्या चाह रहा है यूनाइटेड नेशन में, आपने देखा होगा, मैंने आर्टिकल बनाया, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, जयशंकर साहब ने जो भी स्पीच दी है यूनाइटेड नेशन के अंदर। देखिए, ये ग्लोबल साउथ है, ये एक लाइन है, आप देख लीजिए यहां पर, ये वाला जो इलाका है वो ग्लोबल साउथ का इलाका है। ठीक है? आप कहेंगे सर ग्लोबल साउथ में फिर ये क्यों नहीं आ रहा है, हरा हरा हो रहा है, ये तो ऊपर वाले हिस्से का हो गया। ये प्रश्न आपका पूछने लायक है। ऐसे प्रश्न पूछ लिया करिए जिससे आपकी जियोपॉलिटिकल इमेज सुधरे, आपको चीजें फैक्चुअल याद होने लगे। देखो, ये दोस्तों आ तो साउथ में ही रहा है, लेकिन ना तो न्यूजीलैंड पर ये लाल बना हुआ है, ना ऑस्ट्रेलिया पर, तो एक ब्रांट लाइन है। देखिए, ये रही एक ब्रांट लाइन है। बिली ब्रांट करके एक बंदा था, ऑफिसर था, उसने ये लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई ऐसा नहीं है दीवार खिंची हुई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और उसने कहा था कि ये नीचे वाले जो देश हैं ये दोस्तों पुअर इकोनॉमी वाले देश हैं, यानी ये मिडिल क्लास से नीचे, मतलब गरीब समझ सकते हैं आप इनको, यहां दिक्कत है पैसे की, और जो ऊपर वाले देश हैं वे वेल्दी नेशंस हैं। कैसे हैं वो?
वो वेल्दी नेशन है, एलिट क्लास है, ये पैसे वाले लोग हैं ये ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना कि इसमें दोस्तों चाइना भी आता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये सारे डेवलपिंग नेशन है। अब भारत ने क्या कहा है जयशंकर साहब ने कि हम नेतृत्व कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का। अब चाइना भी बराबर का प्लेयर है तो उसकी ठनकेगी, इसीलिए उसने आज तक भारत को परमानेंट सीट नहीं लेने दी। कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आज लेकिन चाइना ने हमारा साथ दे दिया। जब भारत ने यह नोशन लाया कि भाई अब यह बदलना होगा, जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। देखिए एक एक चीज आपको क्लियर होगी ना, आर्टिकल तभी क्लियर होगा, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको। जयशंकर साहब ने एक स्पीच दी है, ये देखिए, एन ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट कार्ड विल शो दैट द यूएन इज इन स्टेट ऑफ क्राइसिस। यानी यूएन जो है वो इररिलेवेंट हो गया है। अब वो खुद के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। क्यों? अमेरिका जब चाहता है डब्ल्यूएचओ छोड़ देता है, जब चाहता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक को किनारे कर देता है, जब चाहता है आईएमएफ की बात नहीं मानता। यानी पावरफुल है ना, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका उनमें, तो वो दादागिरी चलाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन रेलेवेंट नहीं रह गया है। उसमें दरअसल क्या है कि ग्लोबल जो मुद्दे हैं ना वो सारे डिस्कस नहीं होते, केवल एलिट कंट्रियां अपना मुद्दा डिस्कस करती हैं। या पाकिस्तान जैसा भिखारी वहां आकर केवल भीख मांगता है, कटोरा हिलाता है। उनका सीधा कहने का मतलब है अफ्रीका में 80 से ज्यादा देश हैं और वे देश अपने जीवन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वहां ना ठीक तरीके से खाना है, ना पीना है, ना कोई शिक्षा है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके बारे में कभी बात ही नहीं होती। यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए कि पृथ्वी एक परिवार है। यूनाइटेड नेशन, वहां जाकर आप अपनी कोई भी बात रखेंगे, उसके हिसाब से जो अमीर देश हैं वो आपकी हेल्प करेंगे या वर्ल्ड बैंक आपकी हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों इनकी तो बात ही नहीं होती। केवल इनके कौन काम आता है जब इन पर मुसीबत आती है, और वो आता है भारत। जब इनको कोविड-19 में गड्ढे भर जाते हैं, लाशों के मारे ये मर मर के वहां चिन जाते हैं, तब भारत अपने आप वैक्सीन बनाता है। किसी के भरोसे बैठा नहीं होता कि कोई अमीर देश वैक्सीन बनाएगा और तब जाकर इनकी सहायता होगी। खुद हम वैक्सीन बनाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम वैक्सीन पहुंचाते हैं अफ्रीका के सारे देशों में। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों देखिए, ये देखिए यहां पर, ये बुर्किना फासो है। बहुत ध्यान से समझ लेना। मैं आपको यह बता रहा हूं कि केवल हल्ला मचा देने से कि 150 करोड़ लोग हैं हम ये कर देंगे, इससे नहीं मिलती है परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको दिखाना पड़ेगा कि मुझ में जिगर है। जहां खड़ा कर दोगे ना, रेगिस्तान में भी पानी निकाल दूंगा। यह भारत है, यहां ऐसा ब्रिलियंस पाया जाता है। अगर हम H1B वीजा के साथ अमेरिका में जाकर अमेरिका का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला यह बना सकते हैं ना, तो कल को हम भारत में जो हो में काम करके यूएसए को दबा भी सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ये देखिए, ये बुर्किना फासो करके एक कंट्री है। बुर्किना फासो में ये दोस्तों कू हुआ था, वहां पर मिलिट्री का शासन है। ये वहां का एक व्यक्ति है, इसको तरोरे कहते हैं, तरोरे। इसने जयशंकर साहब की स्पीच सुनी और सुनने के बाद इसने मतलब इतने दिल से धन्यवाद दिया है, इसने बारंबार धन्यवाद दिया है कि हम सारा सपोर्ट इंडिया को करते हैं। और इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, यह मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इस व्यक्ति का वीडियो देखना चाहिए। देखो दोस्तों, इसके चैनल का नाम भी यही है, तरोरे स्पीक्स। आप जाकर सुन सकते हैं कि जयशंकर ने जो जो बात कही है, इसने बोला है कि असली जो लीडर है वो भारत है। बाकी बेस्ट वाले देश तो मतलबी हैं, वे सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए हमारा शोषण करते हैं, वे हमारी बात कभी नहीं करते यूनाइटेड नेशन में। उनको तो सिर्फ वो पैसे वाले हैं, इसलिए परमानेंट सेक्रेटरी बना रखा है। भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये दोस्तों क्या है, भारत की परसुएसिव पावर है, ये डिप्लोमेटिक पावर है कि हमने ये काम किए हैं, इसलिए इन लोगों को तो हम जानते नहीं है। लेकिन ये लोग, कोई भी ऐसा देश नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी देशों में भारत अब विजिट कर चुका है। तो अफ्रीका के लगभग 80 देशों ने 1 सेकंड में वोट किया है इस पक्ष में कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी के अंदर। 80 से ऊपर देश। और दोस्तों बात जब आई यहां की बात जब आई, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, चाइना, तो इन लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया। कुछ लोगों ने हमको यूरोप से भी सपोर्ट कराए, तो टोटल लगभग 146 देश इस बात में राजी हैं कि अब वो ढर्रा बदलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये दोस्तों 5 पुलिसमैन हैं विश्व के। वे कहते हैं ये P5 के अलावा या तो इसमें भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या इसका स्ट्रक्चर चेंज करिए, इसको P6 करिए, क्योंकि भारत अब इतना वर्चस्व रखता है, उसके लीडर उस लेवल पर हैं कि उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। एक आदमी को यह बात पसंद नहीं आई। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दोस्तों खुलकर कह दिया कि चाहे जो हो जाए मैं भारत के पक्ष में खड़ा रहूंगा। यह बिल्कुल इंटेलिजेंस सोर्सेस ने कह दिया कि कोई एक भी देश खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो कोई यूएसए के आसपास का हो सकता है। लेकिन दोस्तों आसपास तो छोड़िए, यही सबसे बड़ा जलील निकला है और इसी ने टांग अड़ा दी है। लेकिन अब मोदी जी ने एक और चाल चली है।
अब आपको बताता हूं कि क्या हुआ है यूनाइटेड नेशन में। दोस्तों ध्यान से समझना, ये अगर आप आर्टिकल समझ गए ना, आपको यह समझ में आ जाएगा कि भारत अब किस लेवल पर जा रहा है। हम तो सोच रहे हैं छोटी मोटी चीजें, ये कहां जाने वाला है सिस्टम। अमेरिका को डर लग रहा है दोस्तों कि जो अमेरिका की इज्जत है ना पूरे विश्व में, कि अमेरिका बाप है, लीडर है, वो भारत बनने जा रहा है। और ये मैं बढ़ चढ़ कर नहीं कर रहा हूं, सबूत दिखाऊंगा आपके सामने। जब ऐसा हुआ तो साथियों यहां देख लेना, जयशंकर साहब ने एक बात कही है और वो बात से पूरा यूनाइटेड नेशन थर 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 कांप रहा है। उन्होंने ये कही है कि ये यूनाइटेड नेशन क्राइसिस में है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि आप भारत को सीट नहीं दे सकते, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भारत नहीं सीट ले सकता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम एक नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इस शब्द की वजह से ऐसे पैर कांप गए उन सारे लोगों के, यहां तक कि अमेरिका के भी परखच्चे उड़े हुए हैं। क्यों? आपको सबूत दिखा देता हूं। ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, ये दोस्तों आपको पता है अब इसमें 193 कंट्री के आसपास हैं, इनमें 146 भारत को कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हां होनी चाहिए भारत के पास। कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है? एक तो पालतू नहीं कर रहा है, पोमेलियन, कौन? पाकिस्तान, और एक दोस्तों टर्की, एक यूएसए। ये सारा झुंड जो है ना, अब यूएसए की दिक्कत क्या है जानते हो आप? उसने सारे के सारे ऐसे गीदड़ों की एक फौज बना ली है कि जो किसी काम के नहीं है। टर्की, पाकिस्तान और दोस्तों ये नेपाल, बांग्लादेश, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, वे सिर्फ भीख मांग सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान तो जिंदगी भर मांगता आया है। अब भारत ने इसके एवज में क्या किया है? अगर ये हमारे काम का नहीं है, आपको लगता है इसमें हमारी जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, हमको जिद नहीं करनी है, हम यहां आ रहे हैं, हम इस पर आ रहे हैं, यानी हम अलग फोरम बना देंगे, भाड़ में जाए दुनियादारी। ये देखिए दोस्तों, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जब ट्रंप के से निकल गई तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि भाई आ गया भारत अपनी पर। रुपए वर्सेस डॉलर, ये दोस्तों ऐसे जाएगा ऐसे, और ये ऐसे आएगा ऐसे। कैसे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या कहना चाह रहा हूं? कहना चाह रहा हूं कि ये व्यक्ति है ना जो टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता है कि 80% ऑयल दोस्तों पैदा भी यही होता है, और 80% ऑयल दोस्तों कंजम्पशन भी, खर्च भी यही होता है। यानी डेटा इज द न्यू ऑयल। और दोस्तों ऑयल और डेटा जिसके पास नहीं है वो खत्म है। सेमीकंडक्टर में हम आ गए, डेटा में भी हम आ गए, और ऑयल में हम यहां पे हैं। यानी इन देशों ने मिलकर अगर इसमें करेंसी में अपने आप को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए, ये बर्बाद हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। अभी आपने एक खबर सुनी है क्या? तुरंत में 800 जनरलों को फिजिकली बुलाया गया है, और दोस्तों फिजिकली बुलाकर किसी की नौकरी चली गई है, सबको कह दिया है आप फिट नहीं हो, अब आप काम नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को कहा अब आपको अमेरिका में ही काम करना है। 800 लोगों को बुलाकर 2.5 घंटे का भाषण दिया ट्रंप ने, और कहा है कि पूरी जीडीपी क्रैश कर रही है, आपकी तनख्वाहें कटेंगी, कुछ लोगों को जो एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है या पेंशन मिल रही है वो सब बंद होगी, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है इसकी जीडीपी। तभी तो टैरिफ लगा रहा है 100% के पैसा कहीं से तो आए। ये चीजें आपको समझनी होंगी। बाहर से चाहे कोई कैसा भी दिखाए, अंदर दोस्तों ध्यान रखना हर आदमी नंगा है। बाहर से कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर सारे लोग, तो वो कितना भी सूट वूट पहन के आ जाए व्हाइट हाउस में, लेकिन अंदर 10 रुपए नहीं है उसकी झोली में। इस समय 37 ट्रिलियन डॉलर यानी जीडीपी से ज्यादा का कर्जा है। आपको फिगर दिखाऊंगा किसी दिन, ध्यान रखना। और दोस्तों यहां क्या हो रहा है? अब हमारा टाइम है, अब वर्चस्व को आप रोक नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाए, देखिए ये 4 फिगर बहुत ध्यान से देखना। यहां देखो ये दोस्तों दोनों भिखारी हैं। दोनों क्या हैं? डियर भिखारी। डियर भिखारी क्यों कह रहा हूं? कि किसी पर धौंस नहीं जमाते, पोलिस का डब्बा लेके चलते हैं साथ में, के खट 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 एकदम चिकना कर देंगे जूते को। ट्रंप जीजा जी के, डोनाल्ड का ट्रंप इनका जीजा है माय डियर। ये देखिए ये दोनों ही किसी काम के नहीं है, ट्रंप समझ गया ये बात। बांग्लादेश में जाकर बैठा, किसी काम का नहीं है बांग्लादेश। चीन से ट्रंप की बन नहीं रही है। ये कौन है दोस्तों? रामाफोसा, नरेंद्र मोदी और डिसिल्वा लूला। ये ब्रिक्स वाले बंदे हैं भाई। साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राजील। रशिया, रशिया वो उसको तो कहने की जरूरत नहीं है आपको, जिगरी है अपना रशिया। और दोस्तों यहां देखिए ये सारे देशों का जो ग्रुप बनाया है ना, ब्रिक्स के अलावा भी जयशंकर साहब ने ब्रिक्स की मीटिंग यूनाइटेड नेशन में ही ले ली। ये लोग मना कर रहे थे कि यहां ऑफिशियल नहीं, अरे उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, यही करेंगे। और वही करिए दोस्तों उनकी छाती पर दिखाने के लिए कि भारत किस वर्चस्व में है और तुम हमको परमानेंट सीट नहीं दे रहे। और इसी चक्कर में 140 देशों ने हां भी करी है, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ा दी है। अमेरिका कह रहा है अगर सारे चारों वीटो मान गए, दोस्तों कौन कौन? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया और यूएसए। ये कौन है? यही है 5 परमानेंट मेंबर। भारत नॉन परमानेंट में रहता है 2-2 साल। यहां देखिए दोस्तों ये कह रहे हैं ये चारों मान भी गए ना तो भी यहां से क्लियर कर दूंगा। और वीटो का ये रूल है कि एक ने अगर मना किया तो नहीं मिलेगी, वो पास नहीं होगा नोशन। भारत इसको चेंज करने जा रहा है कि अगर 6 लोग हैं और 6 में से 5 वोट दे रहे हैं तो कोई एक अगर मना करता है तो हट साइड में।
ये बना नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत गलत फायदा उठाया चीन ने भी। जब आतंकवादियों को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनवाना था तो चीन वीटो कर देता था, और यूएसए ने भी बहुत फायदा उठाया इसका। तो इस नियम को ही बदलेंगे? नियम नहीं बदलेगा। कोई कहेगा भारत में इतनी पावर कहीं नहीं है कि अभी नियम बदल जाए। अरे मेरे दोस्त, तुम तो बड़े भोले निकल गए यार। देखना जरा एक बार, भारत में पावर नहीं है 1, 2 और 3। ये देख रहे हो तिकड़ी? ये तिकड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, तुम्हारी आंख तो भी खुल जाएंगी माय डियर। देखो एक बार तुमको एक एग्जांपल बता देता हूं। ये देख रहे हो? ये दोस्तों आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। आपको पता है बीसीसीआई से चलती है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत क्रिकेट काउंसिल से चलती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी ये इससे ज्यादा पैसे वाला है। हमारे पास ये पावर है। यही तो कहा जयशंकर ने, अगर आप के लिए लगता है कि हम यहां के परमानेंट मेंबरशिप के लायक नहीं हैं तो ओके माय डियर, छोड़िए, हम यहां एक नया फोरम बना देंगे दोस्तों, ग्लोबल साउथ फोरम, और फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि 150 देश भारत के साथ खड़े हो जाएंगे और यूनाइटेड नेशन यूजलेस हो जाएगा। इसमें कोई पूछेगा तक नहीं इसको। जैसे बीसीसीआई के सामने कोई और क्रिकेट को पूछा नहीं जाता, आईसीसी किसके पीछे पीछे घूमती है? बीसीसीआई के। वैसे ही अगर भारत ने अलग फोरम बना दिया, इससे डरा हुआ है अमेरिका कि इस आदमी में ऐसी पावर है, ये देश में ऐसी पावर है, ये कर देंगे ऐसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि ये रिप्लेस कर देगा अगर कोई भी चूक हुई तो। आपको पता है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी ट्रंप के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, स्थिति उसकी बहुत गमगीन है। चाइना हमको दुश्मन लगता था, लेकिन वीटो के मामले में चाइना ने ओके कर दिया है कि भारत को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी परेशान है दोस्तों। अगर इंडिया से दिक्कत लेगा ना चाइना, तो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम सबसे बड़ी मार्केट है इस समय पे, क्योंकि यूएस टैरिफ इतने लगा चुका है कि अब वहां मार्केट नहीं है। ठीक, अब देखिए यूरोपियन यूनियन से क्या कह रहा है ट्रंप? वेटिकन में दोस्तों 700 साल बाद नाइट्स उतारे गए और कहा है क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, जितनी फैला सकते हो, जितनी फैला सकते हो फैलाओ क्रिश्चियनिटी को। यही एक तरीका है भारत को रोकने का। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम साथ में फैलते हैं, कभी भी अकेले नहीं फैलते। जब ये मैक्सिमम अमाउंट में फैलेंगे तो कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी होगी। आपने देखा होगा भारत में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्रिश्चियनिटी। दोस्तों पहली बार हुआ है जीवन में चाइना में भारत के खिलाफ नहीं, भारतीयों के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाइना में। यह भी बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों हो रहा है? यह इसकी वजह से इनको सतर्क कर रहा है कि या तो अगर वर्चस्व बचाना है तो इंडिया को रोको, वरना जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब स्थिति क्या हो चुकी है दोस्त? स्थिति यह हो चुकी है कि इसका पतन आ रहा है। ये दोस्तों डाउनफॉल हो चुका है। यहां देख लीजिए, ये अंधेरे में है और ये राइज कर रहा है अब, और ये रुक भी नहीं रहा। प्रॉब्लम यह है, और ये हमारे लिए इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। ध्यान रखना दोस्तों कि भारत रुक नहीं रहा। यहां देख लीजिए आप, व्हाइट हाउस में मैंने आपको कहा था ना 800 जनरल बुलाए इसने, और सामने बुलाए हैं, 2.5 घंटे भाषण दिया है। किसी की नौकरी चली गई, उनको धमकाया है कि तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम यही रहोगे, अब बाहर नहीं जाओगे। हर देश से बोला। 4-4 दिन लग गए इनके जनरल्स को आने में अमेरिका। आप समझिए कितनी जगह इसकी फोर्सेस फैली हुई हैं। आप समझ रहे हैं? आधा संसार घेर रखा है इसने अपनी आर्मी से, और यही दिक्कत है विश्व को। तो दोस्तों अब इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसको एक ही चीज लगी हुई है कि देखिए पाकिस्तान कह रहा है मैंने कितने मासूमों को बचाया है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए। ये पाकिस्तान की ये स्थिति है इसकी। दोस्तों ये बिजनेसमैन व्यक्ति है, ये प्रेसिडेंट बन गया है, वो अलग बात है, और बिजनेस इसका अब फेल हो गया। और किसने कर दिया फेल? दोस्तों देख लीजिए, इसका डाउनफॉल हो चुका है और भारत का राइज हो रहा है, यानी पावर ऑफ शिफ्ट हो रही है। कहां आ रही है? क्या डर है कि अगर भारत के पास वीटो आ गया तो इसके ऊपर जो हम 3-5 करते हैं ना यूनाइटेड नेशन में, ये 1 मिनट में नास्ते नाबूद हो जाएगा। ये प्लान इमीडिएटली इंडिया ले ले। अरे इसके लिए हमको वीटो की जरूरत नहीं है यार, इसको तो हम पर्सनल बेसिस पे ले लेंगे, डोंट वरी, ये वादा है मेरा। इसके लिए वीटो की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, तुम्हारे लिए ये डर अच्छा है कि तुम डरो ये जीपीएस से। ये चलने वाला जीपीएस नहीं है, ये है दोस्तों ग्लोबल पावर शिफ्ट। अमेरिका को यह डर है कि जिस पायदान पर, जिस मुहाने पर, जिस मुकाम पर आज मैं खड़ा हूं, उस पर अब भारत आने वाला है। और यह डर तुम्हारे लिए जायज है डोनाल्ड का ट्रंप, क्योंकि भारत अब इस जगह आने वाला है। यह सच बात है और बहुत जल्दी आप इसका नजारा देखेंगे। मैं वीडियो आपको बना चुका हूं दोस्तों, जोहो टेक ओवर कर रहा है पूरे किसको? पूरे आईटी सेक्टर को। हर चीज वहां पर है। H1B वीजा के बाद हम यहां आए हैं। मैं एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आऊंगा कि चीन ने के वीजा बनाया था और भारतीयों ने इतना ज्यादा अप्लाई कर दिया वो कि भारत के खिलाफ चीन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारतीयों के खिलाफ कि ये हमारी जॉबें खा जाएंगे, हम वैसे ही कुछ नहीं जानते, हम वैसे ही च्यूं च्यूं करते हैं और हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। लेकिन अब भारत का ब्रिलियंट माइंड वहां से आ रहा है। अमेरिका की ट्रेनिंग है इन पर, ये चाइना को टेक ओवर कर लेंगे। इन्होंने अमेरिका भी टेक ओवर कर रखा था, उसको बनाया, अब यहां बनाएंगे, हम तो जॉबलेस हो जाएंगे। और चाइना में पहले ही 40% का डाउनफॉल है किसमें? जॉब में। यह आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे भारतीयों को अब वीजा देने पर रोक लग रही है चीन में भी। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इंतजार करिए, बहुत जल्दी भारत
विश्व शक्ति बनकर आपके सामने उभरेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।